सो हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर। सो दिस इज़ द डे 19 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज। पहले बता दूं कि ये चैलेंज है कि एक्चुअली जिसमें हम 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे एंड मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट पर होने वाले हैं, ठीक है। और वो टीचर्स फेवरेट होंगे, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन को पिक करता है तो वही क्वेश्चन हम उठाकर आपको पढ़ाने वाले हैं सेम कॉन्सेप्ट पर, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक। तो हर डे में हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगर हम डे 19 आज कर रहे हैं, यानी कि इसके तो इस तक अब तक हम 38 ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटली आते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ये हिंदी में है। बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम में बताइए, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल, ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था, उसमें भी लिंक था, अब उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं क्वेश्चन डाल दूंगा डे 19 का, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके, वो इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। उसको वहाँ पर देख लेना, कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लेना, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। 2017 में सेम क्वेश्चन डिट्टो आया है, और कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट हुआ है, 2014, 17, 18 और बहुत सारे मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको एक बार सीख लिया तो आपके 8 नंबर पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक डे 1 टू डे 18 तक आपने अभी देखा नहीं है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो डे 19 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है जो कि दिया है कि एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है, यानी कि नट बोल्ट बनाएगा, ठीक है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा काम करना पड़ता है। यानी कि अगर नट बनाया जाएगा तो मशीन ए पर 1 घंटा काम कर रहे हैं और बी पर 3 घंटा काम कर रहे हैं, जबकि एक पैकेट बोल्ट बनाने में 3 घंटा मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर। यानी कि जब बोल्ट बनाएंगे हम तो 3 घंटा मशीन ए को चलाएंगे और 1 घंटा बी को चलाएंगे, ठीक है। अगर वह नट की पैकेटों से, ठीक है, 17.5 यानी कि 17.5 रुपये का प्रॉफिट बना रहा है और बोल्टों से 7 रुपये पर पैकेट का प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक कितने पैकेट का उत्पाद किया जाए कि अधिकतम मान कमाया जा सके, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया गया है, 2 सामान दिए गए हैं, नट दिया गया है और बोल्ट दिया गया है, ठीक है। मशीन ए दिया गया है और मशीन बी दिया गया है। नट का जब निर्माण करते हैं तो मशीन ए पर 1 घंटा काम करते हैं और मशीन बी पर 3 घंटा काम करते हैं। वहीं जब बोल्ट बनाते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पैकेट बोल्ट जब बनाते हैं तो मशीन ए पर 3 घंटा काम करते हैं और मशीन बी पर 1 घंटा काम करते हैं। प्रॉफिट दिया गया है 17.5 रुपीज़, यानी किससे मिलता है, नट के पैकेटों से मिलता है, और बोल्टों से 7 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, ठीक। 12 घंटे मशीन चलानी है एंड कितना हमको नट और बोल्ट बनाना पड़े, कितना पैकेट बनाना पड़े जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं हम, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है, ठीक है। अगर आपने डे 18 नहीं देखा है, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था, जहाँ पर मैंने बोला था इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगा मैं, तो आज का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का पहला प्रोसेस क्या होता है, जो गिवन होता है लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया, वस्तुएं दी गई। कौन सी वस्तु दी गई, नट और बोल्ट। तो पहले हम इसका कॉलम बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं, वस्तुएं हम लिख लेते हैं, ठीक है। वस्तुएं कितनी दी गई हैं, 2 दी गई हैं। पहले इसको कॉलम वाइज डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। देखो वस्तुएं हमको दी गई हैं, ठीक, इसको मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब पैकेटों की संख्या हमको निकालने के लिए बोला गया। देखो कितने पैकेट बनाए जाए, पैकेटों की संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे पैकेटों की संख्या, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा किसकी कौन से पैकेट हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम सेपरेट कर देंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। आपको सेम एज इट इज़ अपने एग्जाम में करना है जब इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम आ जाए। हम मैं मानता हूँ कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, तो कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। क्वेश्चन रटना नहीं होता, कॉन्सेप्ट सीखना होता है, ठीक है। तो वस्तुएं कौन सी दी है, पहले देखो नट दिया है, बोल्ट दिया है, ठीक है। तो सपोज करते हैं पैकेटों की संख्या कितनी बनानी है, हमसे पूछा है ना कितने पैकेट उत्पाद किए जाएँ। मान लो नट की पैकेटों की संख्या कितनी है, एक्स है, और बोल्ट की पैकेटों की संख्या कितनी है, वाई है, ठीक है। ये पता चल गया। अब इसका भी कॉलम अलग कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, इस तरीके से। अब लिखेंगे मशीन ए पर कितना काम कर रहे हैं और मशीन बी पर कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। हम मशीन ए और मशीन बी पर काम कर रहे हैं ना एक साथ, तो मशीन ए पर लिखेंगे, मशीन ए पर लगा समय, ठीक है। अब ध्यान से देखो मशीन ए पर कितना समय लगा, नट बनाने के लिए मशीन ए पर कितना टाइम दे रहे हैं। देखो एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, यानी कि जब नट बनाएंगे तो मशीन ए पर कितना समय दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। और बोल्ट बनाने के लिए मशीन ए पर कितना समय दे रहे हैं, देखो बोल्ट बनाने के लिए ध्यान देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है नीचे कि 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है, कब, जब एक पैकेट बोल्ट बनाना पड़े, ठीक है। और ए बनाने पर, इसको भी लिखे रहने देते हैं, पहले हम पूरा कॉलम बना लेते हैं, तब देखते हैं कैसे लिखना होता है, ठीक है। पहले कॉलम बना लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं, मशीन ए पर जैसे काम समय लग रहा है तो वैसे मशीन बी पर, ठीक है, लगा समय,
पहले हम कॉलम बना लेंगे ताकि लिखने में डेटा आसानी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला कॉलम एक और बनाएंगे। अब कॉलम अगला क्यों बनाएंगे कि हमको प्रॉफिट कितना बना है, देखो ये प्रॉफिट बना रहा है ना, जितना वैल्यू दिया गया सबका अलग अलग कॉलम बना लेंगे, इनकी लाभ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। नट का निर्माण कर रहे हैं, मशीन ए पर कितना समय लग रहा है, 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक है। और जब नट का निर्माण करें तो मशीन बी पर कितना समय दें, देखो नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा, यानी कि मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटा, इसलिए मैंने कॉलम बना दिया पहले ही, ठीक है। फिर अगला क्या बोला है कि बोल्ट बनाने में मशीन ए पर कितना है, देखो एक पैकेट बोल्ट बनाने में 3 घंटे मशीन ए पर, यानी कि मशीन ए पर 3 घंटा दे रहे हैं, ठीक। और मशीन बी पर, देखो मशीन बी पर 1 घंटा दे रहे हैं, मशीन बी पर 1 घंटा दे रहे हैं, ठीक, समझ में आया। अब नट बनाने में कितना प्रॉफिट है, देखो यहाँ पर नट बनाने में वहाँ नटों से 17 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट बनाते हैं, इनकी नटों को निर्माण करने में 17 रुपये 50 पैसे प्रॉफिट बन रहे हैं, और बोल्टों से कितना बन रहा है 7 रुपये का। तो ये पूरा कॉलम हमारा बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसको हम एक और टोटल कितना समय लगा, देखो ठीक है, इसको एक और कॉलम बनता है इस तरीके से, मैं बना दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं समझाने के लिए इसको रफ डायग्राम बनाया हुआ मैंने। अब लिखेंगे कुल समय कितना लगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे कुल समय कितना लगा, देखो पहले यहाँ पर क्या बोला है, अधिकतम उपयोग कितना है, मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे, यानी कि मशीन ए का अधिकतम उपयोग कितना होगा, 12 घंटे होगा। सेम मशीन बी का भी 12 घंटे होगा। तो हमारा पूरा मटेरियल अब रेडी है, जितना भी क्वेश्चन गिवन था मैंने उसका पूरा डेटा यहाँ पर लिख लिया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, अब ध्यान देना। मशीन ए के लिए हमको क्या इक्वेशन मिल जाएगा, ध्यान देना। ये देखो यहाँ पर, ये देखो कितने हमको ये मिले हैं, मशीन ए पर 1 घंटा काम करना है, कितने नट बनेंगे, एक्स बनेंगे, यानी कि 1x बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा ना। अगर देखो नट हम पैकेटों की संख्या x है और मशीन पर कितना काम कर रहे हैं 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे 1x, यानी कि x हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, देखो y बोल्ट बन रहे हैं, 3 घंटे का समय लगा रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा 3y, और अधिकतम कितना काम करना है 12 घंटे काम करना है, तो क्या हो जाएगा, ये लेस और इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये 12 से कम होगा या बराबर 12 के बराबर होगा, तभी 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कितने हैं 12 घंटे हैं, ठीक है। तो मशीन ए के लिए इस तरीके से बन गया, तो मशीन बी के लिए भी क्वेश्चन बना लेंगे हम। मशीन बी के लिए क्या हो जाएगा, वैसे ही देखो 3x हो जाएगा, यानी कि 3x, क्योंकि नट कितने बन रहे हैं, x पैकेट बन रहे हैं, और कितने घंटे में 3 घंटे में, प्लस बोल्ट कितने बन रहे हैं, y पैकेट बन रहे हैं, कितने घंटा काम कर रहा है बी, 1 घंटा, यानी कि 3x + y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये भी मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, सार इक्वल टू 12। ये समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और हमको क्या बोला है, अधिकतम उपयोग करना है, ठीक है। और लाभ, अधिकतम लाभ निकालना है, लाभ अधिकतम करना है, यानी कि हमारा अवरोध ये है, यानी कि ये जो लाभ हमको निकल रहा है ये इसका अवरोध हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो हमको क्या अवरोध बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं उद्देश्य फलन, ठीक है। उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन लिखना होगा। उद्देश्य फलन कैसे हो जाएगा, उद्देश्य फलन यानी कि देखो प्रॉफिट कितना 17.5, यानी कि ये प्रॉफिट किस पे है, नटों पे, यानी क्या हो जाएगा ये उद्देश्य फलन z इक्वल क्या हो जाएगा 17x, 17.50x होगा। क्यों, क्योंकि नट पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो x पैकेट पे कितना हो जाएगा, x इंटू इतना हो जाएगा, प्लस बोल्ट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपये का, y पैकेट कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। इसको हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। और x और y वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होंगे, क्योंकि पैकेट बनाएंगे, पैकेट कभी माइनस में हो जाएगा, हम एक पैकेट -1 पैकेट हो रहा है, -2 पैकेट, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो एक्स वाई जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया, 2 इक्वेशन मिल गया, एंड ये हमको ये उद्देश्य फलन है, ठीक है। अब इसको हमको फर्दर सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसको हम ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अगले पेज पर। तो जो हमको समीकरण दी गई थी उसको समीकरण में बदलने पर हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लिया, और जो उद्देश्य फलन था वो यहाँ पर गिवन था। असमीकाय कौन सी थी, देखो ये असमीकाय थी, देखो लेसर इक्वल लगा है, यानी कि ये इनइक्वालिटीज जिसको बोलते हैं वो है, यानी कि असमीकाय है, ठीक है। इसको हमने समीकरण में चेंज कर दिया, यानी कि देखो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। अब ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ की प्लॉटिंग करके। अब ग्राफ कैसे बनता है मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ का पॉइंट निकालते हैं, किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से, ठीक है। हम x इज इक्वल टू 12 ले लेंगे, x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 12, x इज इक्वल टू 12 लेंगे, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 12 जैसे पुट किया तो 12 से 12 कैंसिल, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ आया। या फिर इसका उल्टा बोल दो, हम अगर y की वैल्यू 0 ले लिए तो हमें x की वैल्यू 12 मिल जाएगी, ठीक है। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी,
ठीक। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। इसके पहले भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ। अगर आपने नहीं देखा 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में पहले दिन पे मैंने सॉल्व कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो इसको मैं जल्दी से सॉल्व कराता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर हम y इज इक्वल टू 0 ले लें, y इज इक्वल टू 0 ले लें, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, x की वैल्यू मिल जाएगी, देखो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको 2 पॉइंट मिल गए, किस तरीके से इसको प्लॉट करना है, ठीक। अब मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडमली ऐसे रफ ग्राफ बना लिया है जिसपे मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर आपको ग्राफ पेपर दिया तो उसको बहुत आसान होगा, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको भी ऐसे बनाना पड़ेगा रफ डायग्राम, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन 1 के लिए, देखो इक्वेशन 1 के लिए ये कोऑर्डिनेट्स है ना, तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 को अगर हम प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे, x की वैल्यू 0 कहाँ है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ पर 12 है और y की वैल्यू 0 है। यानी कि ये पॉइंट अगर मैं इसको a से डिनोट कर दूँ तो यानी कि ये a बराबर है, ठीक है, यानी कि ये a बराबर है, ठीक है। इसको मैं a बराबर ले रहा हूँ और x की वैल्यू 0 और y इज इक्वल टू 4 कहाँ मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको b से डिनोट करूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे b से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसको लाइन को मैं बना दूंगा तो हमको इक्वेशन 1 का जो है ग्राफ दे देगा। कैसे देगा, देखो यहाँ पर देखो 4, ये b यहाँ पर है, a यहाँ पर, अब इन दोनों को मिला देते हैं इस तरीके से, ध्यान देना, इस तरीके से हम इसको सिंपली मिला देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमने मिला दिया और ये इक्वेशन नंबर 1 का है, इसलिए मैंने इसको 1 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी डिनोट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये अगर मैं इसको c ले लूँ यहाँ पर और c हमने ये लिया और d क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 12 पर, यानी कि d यहाँ पर हमको ये मिल गया, ठीक है। d यहाँ पर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12, हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो 12, 0 हो जाएंगे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 4 हो जाएंगे, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 0 हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 0, 12, ठीक है, समझ आया। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे, देखना इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और मैं इसको 2 नाम दे दूंगा क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब हमको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, हम देखेंगे इसके अंदर का एरिया लेंगे कि बाहर का एरिया लेंगे। तो उसके लिए हम जो असमीका देखे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, असमीका जो देखे हैं, ठीक है, ये असमीका देखेंगे, इसमें एक्स वाई की जगह 0, 0 पुट करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्स इक्वेशन 1 के लिए अगर मैं एक्स जगह 0 पुट करूँगा, वाई की वैल्यू 0 पुट करूँगा, यानी कि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 लेसर इक्वल टू 12 है, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू है, यानी कि जो 0 है वो तो 12 से छोटा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 0, 0 पुट करूँगा, यानी कि 0 लेसर इक्वल टू 12 मिलेगा हमको, यानी कि ये भी इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो हमको एरिया मिलेगा, ठीक है, जो हमको एरिया निकालना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 का कॉमन साइडेड एरिया हो जाएगा ओरिजिन की तरफ क्यों लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन ट्रू दिखा रही है, ये इनइक्वालिटी ट्रू दिख रहा है, ठीक है। अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास पूरा नहीं किया हो, आपने पहला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें मैंने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि इसके लिए अंदर के एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये तो होगा ही, ठीक है, ये होगा और यहाँ का भी होगा, लेकिन ये कॉमन एरिया नहीं है। कॉमन एरिया लेंगे यानी कि जो 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से घिरा हुआ हो, 1 से घिरा हुआ ये है, ठीक है, यहाँ से घिरा हुआ है, यहाँ से भी घिरा हुआ है, लेकिन ये 2 से नहीं घिरा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक का एरिया 2 से घिरा हुआ है नहीं। सिमिलरली 2 से जो घिरा हुआ एरिया देखेंगे, 2 से घिरा हुआ देखेंगे, यानी कि ये भी देखो घिरा हुआ है 2 से, लेकिन 1 से नहीं घिरा हुआ है, यानी कॉमन शैडो एरिया नहीं है। कॉमन क्या है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कॉमन शैडो एरिया बस यही है, ठीक है। ये जब हो जाता है, जब हमको कॉमन शैडो एरिया मिल जाता है और ये ओरिजिन की तरफ है, तो हमको इसका कॉर्नर पॉइंट देखना होता है। कॉर्नर पॉइंट यानी कि एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब भाई इसका कोऑर्डिनेट हमको पता ही नहीं है, ये देखो इसका पता है, इसका पता है, ओरिजिन है यानी कि इसका 0, 0 होगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, इसको हम ई नाम देते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, देखो जब 2 इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं आपस में, जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो इजीली हो जाएगा। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, यानी कि ई के लिए क्या हो जाएगा भाई, ई के लिए क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन हमको दिया है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते कैसे करते हैं, अगर इक्वेशन 1 में यानी कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो इसको अगर 1 लिया, इसको 2 लिया, ठीक है, इसको 2 लिया, इक्वेशन 1
मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 3 9 वाई इज इक्वल टू 3 12 6, हाँ ठीक है 36। और यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 ऐसे लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करने पर, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, इससे ये देखो दोनों सेम कैंसिल हो जाएगा और 9y में से 1y जाएगा तो 8y इज इक्वल टू 36 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा 24। अब इससे इसको डिवाइड करें तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो इन्हीं दोनों में किसी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू। अगर इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अगर y की वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 माइनस वाई की वैल्यू क्या है भाई 3 है, 3 रख दिया तो 3x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 और x की वैल्यू 3, यानी कि x कॉमा वाई बराबर क्या मिले, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 होगा, ठीक है। यानी कि जो ई पर यहाँ पर कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से भी इक्वेशन का पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान देना है। अब इसको हम पूरा लिखेंगे कोणीय बिंदु, इस तरीके जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना हेडिंग वाइज कोणीय बिंदु, पहले हम लिख लेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे, फिर लिखेंगे जेड के संगत मान, ठीक है, जेड के संगत मान। अब इसको जैसे मैंने इसको सेपरेट किया हुआ है ऐसे आपको भी एग्जाम में इसको सेपरेट करना है सेम एज इट इज़, ठीक है। अब जेड के संगत मान, जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जेड की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लूँगा जेड इज इक्वल टू 17.50 x प्लस 7y, ठीक है, ये z की वैल्यू है। और कोणीय बिंदु मैंने अभी बताया क्या निकाला था, कोणीय बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। देखो मैंने नाम दिया है O, देखो यहाँ पर कोणीय बिंदु क्या है C है, E है और B है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 0,0, तो क्या कोणीय बिंदु क्या मिलेगा 0,0, ठीक है। सिमिलरली एक और क्या मिलेगा देखो 4,0, यानी कि ये देखो कोणीय बिंदु है, क्या हो जाएगा 4,0, ठीक है। अगला कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, अगला हो जाएगा ई की वैल्यू यहाँ पर देखो 3,3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3,3, ठीक है। सेम यहाँ पर एक और कोणीय बिंदु क्या है 0,4, समझ आ गया। अब देखो ये x के कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट x y। अब इसी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमको ही निकालना है। क्वेश्चन हम पढ़े थे पहले, देखो यहाँ पर क्या है अधिकतम लाभ कमाया जा सके, तो ये लाभ का इक्वेशन है ना भाई, प्रॉफिट का इक्वेशन है, तो यहाँ पर अधिकतम लाभ कैसे निकलेगा, जब यही वैल्यू उसमें पुट करेंगे। देखो अगर हम 0,0 रखें, देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो खत्म हो गया भाई। x की वैल्यू 4 रखें, ठीक है, 17.5 इंटू 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 70 हो जाती है, प्लस इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाए, यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पर क्या हमको मिल जाएगा यहाँ पर 70, ठीक है। उसके बाद अगर 3,3 यहाँ पर रख रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी 73.5। और उसके बाद अगर हम 0,4 यहाँ 0 के यहाँ 4 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 28, यानी कि अधिकतम काम हो रहा है यहाँ पर अधिकतम, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे, हमको मैक्सिमाइज करना था, तो इस तरीके से इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो निकल आई, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो लिखना है, ठीक है। उसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर अतः बिंदु, ठीक है, 3,3 पर z का मान क्या है अधिकतम है, जो कितना है 73.50 है, ठीक है। अर्थात क्या है, अर्थात ये देखो 3,3 क्या है एक्स वाई की वैल्यू, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और एक्स वाई हमने क्या माना था, एक्स माना था नट के पैकेटों की संख्या और वाई क्या माना था बोल्ट की पैकेटों की संख्या। अतः क्या हो जाए, अर्थात 3 नटों की पैकेट तथा 3 बोल्टों के पैकेट से अधिकतम लाभ होगा, ठीक है, अधिकतम लाभ होगा। और कितना हो रहा है 73.50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डे 19 का पहला क्वेश्चन हो गया, चूँकि बहुत लंबा हो गया ये, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में, ग्राफ बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं डे 20 पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। इसमें एक वीडियो हो गया, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हो गया और बाकी के अदर वीडियोस में 2-2 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।